वेलकम अगेन। आज के इस लेक्चर में हम क्रोमियम ऑक्साइड्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसका थ्योरी पार्ट हमने अपने पिछले वीडियो में कवर किया है। हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर जेईई नीट और खासकर सीयूईटी में पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चंस आपसे तभी सॉल्व हो पाएंगे जब आपने हमारा थ्योरी वाला पार्ट देखा होगा। अगर आप क्रोमियम के ऑक्साइड्स का थ्योरी वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वो वीडियो देखे रहेंगे तभी ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, जो कि पूछा गया था जेईई एडवांस 2015 में। क्वेश्चन है कि क्रोमियम और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। सबसे पहला स्टेटमेंट है क्रोमियम ऑक्साइड इज बेसिक, Cr2O3 इज एम्फोटेरिक एंड CrO3 इज एसिडिक। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पिछले लेक्चर की शुरुआत में ही मिल जाएगा। अगर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करें तो जो क्रोमियम का ऑक्साइड होता है CrO, ये होता है बेसिक नेचर का। इसमें क्रोमियम होगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। दूसरा जो ऑक्साइड होगा Cr2O3, ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है। हम अपने प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं, अगर क्रोमियम बहुत स्टेबल होगा, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, तो उस ऑक्सीडेशन स्टेट से बना हुआ ऑक्साइड बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। क्रोमियम का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि इसमें T2G3 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है स्प्लिटेड स्टेट में। इस वजह से ये क्रोमियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होगा। और एक चीज़ हम क्रोमियम के ऑक्साइड के बारे में बताई थी, आयनिक होता है। बाकी सारे ऑक्साइड्स क्या होते हैं, कोवेलेंट नेचर के होते हैं। तीसरा जो ऑक्साइड होगा CrO3, इसमें क्रोमियम होगा +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। और किसी भी मेटल का जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्साइड होता है वो हमेशा एसिडिक नेचर का होता है। इतनी बात समझ में आई। तो पहले ही ऑप्शन में कहा जा रहा है कि CrO बेसिक होगा, Cr2O3 एम्फोटेरिक होगा और CrO3 एसिडिक होगा। तो इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन सही होगा। अगर हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के बारे में बात करें तो नाइट्रोजन की ये दोनों ऑक्साइड N2O और NO, ये दोनों न्यूट्रल नेचर के होते हैं। N2O3 एसिडिक होगा, N2O5 भी एसिडिक होगा। N2O में नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो +1 होगा, इसमें +2 और इसमें +3, इसमें +5। इसमें हम चेक कैसे करते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का एसिडिक या फिर बेसिक बिहेवियर उन पे डिपेंड करता है कि अगर हम उनका वाटर से रिएक्शन करवाएं तो हमको क्या मिल रहा है। अगर हम N2O को पानी में डाल देते हैं या फिर NO को पानी में डाल देते हैं तो ये दोनों पानी से रिएक्शन नहीं करते हैं, ये दोनों खाली वाटर में डिजॉल्व होकर रहते हैं। इसमें अगर नाइट्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसका मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन पे एक सिंगल प्लस चार्ज है। इतने कम पॉजिटिव चार्ज पे वाटर के ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा फोर्स से नहीं खींच पाएगा कि ये हाइड्रोजन को पोलराइज कर दे या फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड को पोलराइज कर दे। होगा क्या, अगर यहाँ पे +1 चार्ज है तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ कम शिफ्ट होगा। अगर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कम शिफ्ट होगा तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ कम शिफ्ट होगा। इसका मतलब हुआ कि इस वाले हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज बहुत कम आएगा। अगर हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज बहुत कम आएगा तो हाइड्रोजन यहाँ से बहुत आसानी से निकलेगा नहीं। आई बात समझ में। +2 चार्ज भी उतना ज़्यादा चार्ज नहीं होता है कि ये वाला नाइट्रोजन, +2 वाला नाइट्रोजन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सके। आई बात समझ में। अगर ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ नहीं जाएगा तो इस वाले हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज नहीं आएगा और ये हाइड्रोजन निकलेगा नहीं। अगर हाइड्रोजन निकलेगा नहीं तो सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का नहीं होगा। यहाँ तो बात समझ में आई। लेकिन N2O3 और N2O5 के केस में क्या होता है, यहाँ पे +3 चार्ज है, नाइट्रोजन पे +3 चार्ज है। इस वजह से नाइट्रोजन पे चार्ज डेंसिटी काफी ज्यादा है। अगर नाइट्रोजन पे चार्ज डेंसिटी काफी ज्यादा है तो ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। समझ में। तो ऑक्सीजन पे क्या जनरेट होगा, पार्शियल प्लस जनरेट होगा। ऑक्सीजन पे अगर पार्शियल प्लस जनरेट होगा, ऑक्सीजन ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5। ठीक, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे अगर प्लस चार्ज आएगा तो अपने बगल वाले एटम से इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा। इस वजह से क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से भी हाइड्रोजन निकलेगा। अगर हाइड्रोजन निकलेगा तो वो सॉल्यूशन को एसिडिक कर देगा। सेम काम यहाँ पे होता है, नाइट्रोजन का +5 ऑक्सीजन से, वाटर के ऑक्सीजन से बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये हाइड्रोजन निकलेंगे और सॉल्यूशन को बहुत ज्यादा एसिडिक बनाएंगे। यहाँ तो बात समझ में आई ना। इसको हम दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो ये N2O3 होता है ये एनहाइड्राइड होता है। किसका एनहाइड्राइड होता है, ये HNO2 का एनहाइड्राइड होता है। अगर हम HNO2 को ऐसे 2 बार लिखें, इसको जोड़ दें तो बनेगा H2N2O4। अगर इसमें से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव कर दें तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ से जाएगा। 4 में से एक ऑक्सीजन चला जाएगा तो बचेगा O3, 2 हाइड्रोजन जाएगा तो यहाँ पे बचेगा N2O3। तो जो N2O3 होता है वो HNO2 का या फिर नाइट्रस एसिड का एनहाइड्राइड होता है। इस वजह से भी ये एसिडिक नेचर का होगा क्योंकि ये बना है एसिड से। N2O3 एसिड से ही बना है। ठीक है,
यहाँ तो बात समझ में आ रही है। अगर हम N2O5 की बात करें तो सोच के बताइए कि ये N2O5 किससे बना होगा। अगर ये HNO2 से बना है तो N2O5 बना होगा HNO3 से। अगर हम ऐसे दो HNO3 को लिख दें, उसको कंबाइन कर दें तो बनेगा H2N2O6। अगर इसमें से हम वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव कर दें तो ये बन जाएगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ से जाएगा, 6 में से एक ऑक्सीजन निकल जाएगा तो बचेगा O5 और हाइड्रोजन निकलने के बाद यहाँ पे बचेगा N2। अब N2O5 भी किससे बना है? HNO2 के डिहाइड्रेशन से। आई बात समझ में? इस वजह से ये भी एसिडिक नेचर का होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए और ऑप्शन डी वाला पार्ट सही होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें लिखा है द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द बेसिक ऑक्साइड ऑफ क्रोमियम इज XBm। द वैल्यू ऑफ x इज, हमको बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। इसमें लिखा है कि बेसिक ऑक्साइड ऑफ क्रोमियम, अगर क्रोमियम का बेसिक ऑक्साइड है तो बेसिक ऑक्साइड एक ही होता है। इसमें क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +2 होगा। अगर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा तो क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वो होता है 4s2 3d5। अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गैप कर दिए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गैप कर दिए, बचा 3d4। ठीक है, तो हो जाएगा 4s0 3d4। और स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है म्यू स्पिन ओनली √n+2 bm, जहाँ पे n क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4 हैं। n की वैल्यू हम क्या रखेंगे? 4 + 2, तो हो जाएगा √24। 24 का अंडर रूट कितना होता है? क्वेश्चन में ही दिया है, ये होता है 4.898। 4.898, इसको राउंड ऑफ करके हम क्या लिख सकते हैं? 4.9 लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आई ना? तो इसका आंसर होगा 4.90। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें कहा जा रहा है, ये जेईई एडवांस 2012 का क्वेश्चन है, 1995 में भी इससे पहले पूछा गया था। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि क्रोमियम के 2+ में और आयरन के 2+ के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। सबसे पहला स्टेटमेंट है कि क्रोमियम का 2+ स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है आयरन के 2+ से। चलो इसको सॉल्व करते हैं। कहा जा रहा है क्रोमियम का 2+ और आयरन का भी 2+ की बात हो रही है। ठीक है, इसके बारे में अभी हम बोले ये होगा आर्गन 4s0 3d4। अगर हम इसको लिखें, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें तो हो जाएगा 4s0 3d6। आई बात समझ में? रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ कि इसका भी ऑक्सीडेशन होगा और इसका भी ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि जिनका ऑक्सीडेशन होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है। हमको देखना है कि किसका ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा। ठीक है, क्रोमियम अगर ऑक्सीडेशन होगा इसका मतलब हुआ कि क्रोमियम का 2+ क्रोमियम के 3+ में चेंज होना चाहता है और आयरन का 2+ भी आयरन के 3+ में चेंज होना चाहता है। इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ये बस समझ में? क्रोमियम का जो 3+ होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा 3d3 और इसका हो जाएगा 3d5। अब हमको ये पता करना है कि इसमें और इसमें कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। ध्यान से देखो, अगर क्रोमियम के 3+ है आपसे यहाँ पे, तो कोई लिगेंड लगा होगा। लिगेंड क्या करता है? इसके d ऑर्बिटल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, तो हो जाएगा Eg और ये हो जाएगा T2G। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड होगा तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है ये नीचे वाले ऑर्बिटल में फिल होंगे। T2G यहाँ पे होगा हाफ फिल्ड। पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, कई बार वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। क्रोमियम का 2 वीडियो बना चुके हैं अभी तक। हर बार हम बताए हैं कि D3 के केस में कि इसकी CFSC बहुत ज्यादा होती है। आई बस में लैटिस जो होगा बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, इसी वजह से जो Cr2O3 होता है ये बहुत ज्यादा स्टेबल ऑक्साइड होता है। इसकी CFSC ज्यादा होती है, लैटिस एनर्जी भी काफी ज्यादा होती है, और दूसरी ये हाफ फील्ड स्टेट है। यहाँ पे 2 फैक्टर काम कर रहा है, एक तो CFSC का, दूसरा हाफ फील्ड स्टेट का। इस केस में ये सिर्फ हाफ फील्ड है। आई बात समझ में? तो हुआ क्या कि क्रोमियम का जो 2+ होगा वो आयरन के 2+ से स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। आई बात समझ में? रीजन होगा क्योंकि D3 का CFSC भी ज्यादा होता है और हाफ फील्ड है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। यहाँ पे हाफ फील्ड और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। अगर हम इसी क्वेश्चन को रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पे सॉल्व करने की कोशिश करें तो क्रोमियम 2+ और से क्रोमियम बनने का जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो होगा -0.91 और इसका होगा -0.44। हम इसके पहले जो रिडक्शन पोटेंशियल वाला लेक्चर था इसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे,
उसमें हम रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा माइनस में होता है उतना ज़्यादा उसका ऑक्सीडेशन होता है, उतना आसानी से उसका ऑक्सीडेशन होता है। इसकी वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव है। अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव है इसका मतलब क्रोमियम 2+ का बहुत तेज़ी से ऑक्सीडेशन होगा। आई बात समझ में? इस वजह से क्रोमियम का 2+ जो होगा वो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इस क्वेश्चन का ए और डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसको तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन धीरे-धीरे रिपीट होना शुरू हो गए हैं। इसमें जो क्रोमियम का ऑक्साइड है, ये सबसे पहले तो बेसिक होता है, दूसरा इसमें क्रोमियम का +2 है। थोड़ी देर पहले बात किए थे, क्रोमियम का जो 2+ होता है वो क्रोमियम के 3+ में चेंज होना चाहता है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन भी होगा। अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो ए जाएगा, ए पी पे भी जाएगा और एस पे भी जाएगा, सॉरी क्यू। बेसिक लिखा है ना कि सीआरओ बेसिक होता है, रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है, तो क्यू में लिखा है बेसिक और एस में लिखा है रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब हुआ कि ए जो होगा वो क्यू पे भी जाएगा और एस पे भी जाएगा। Cr2O3 एम्फोटेरिक होता है तो बी जाएगा आर पे। सी किस पे जाएगा? सी जाएगा एसिडिक नेचर पे, सी जाएगा पी पे। ठीक, और जो Mn2O7 होता है इसमें जो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है निकाल लेते हैं। ये होगा 7 × -2 = 0। ये आएगा +7। मैग्नीज का अगर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका मतलब ये हाईली एसिडिक होगा। आई बात समझ में? तो डी जाएगा पी पे, हाईली एसिडिक नेचर पे। आई बात समझ में? तो इसका आंसर ये होगा, ए जाएगा क्यू और एस पे, बी जाएगा आर पे, सी जाएगा पी पे और डी जाएगा पी पे। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये CUET 2023 में शिफ्ट 1 में पूछा गया है। बहुत आसान सवाल है। पूछा जा रहा है कि क्रोमियम को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ में लगाओ। ठीक, अच्छे से पता है कि CRO बेसिक होता है, Cr2O3 एसिडिक होता है, एम्फोटेरिक होता है और Cr3 क्या होता है? एसिडिक होता है। एसिडिक होगा, एम्फोटेरिक होगा, बेसिक होगा, यही ऑर्डर होगा। आई बात समझ में? तो इसमें होगा ऑप्शन ए करेक्ट। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, CUET 2022 में पूछा गया है। इसमें कहा जा रहा है कि CRO के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? अच्छे से पता है कि CRO में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट तो ऑलरेडी सही है। इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका, ये होगा 4s0 3d4। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। आई बात समझ में? और हाँ, एक चीज़ बताना भूल गए, हम कर क्या रहे हैं, मेरा ऑर्डर क्या है पढ़ाने का। पहले हम CRO के बारे में सारे क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद Cr2O3 के सारे क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद CrO2 के सारे क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद लास्ट में CrO3 के सारे क्वेश्चन करेंगे। अभी हम खाली CRO के क्वेश्चन कर रहे हैं, क्रोमियम ऑक्साइड के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है जो कि पूछा गया था CUET 2024 में। एसेंशियल रीजन टाइप का क्वेश्चन है। इसमें पहला स्टेटमेंट है कि CRO बेसिक नेचर का होता है, सही बात है। रीजन दिया गया इसका, इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली आयनिक और बेसिक। ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? हाँ, दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। देखो इसमें क्या होता है कि क्रोमियम का जो 2+ होता है उसकी चार्ज डेंसिटी काफी कम होती है। अगर चार्ज डेंसिटी कम होगी तो इसका आयनिक रेडियस क्या होगा? काफी ज्यादा होगा। और फजान्स रूल के अकॉर्डिंग अगर आयनिक रेडियस बहुत ज्यादा होता है वो कंपाउंड आयनिक नेचर का होता है। आई बात समझ में? अगर कंपाउंड आयनिक होगा तो उसका नेचर कैसा होगा? बेसिक होगा। हम इसको समझते हैं कि इसका नेचर बेसिक कैसे है। देखो होता क्या है, अगर क्रोमियम के ऑक्साइड में ये क्रोमियम, इसकी चार्ज डेंसिटी अगर लो है तो ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ उतना ज्यादा पावर से नहीं खींच पाएगा। अगर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन क्रोमियम की तरफ शिफ्ट नहीं होगा तो ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन आसानी से किसी दूसरे प्लस चार्ज के लिए अवेलेबल होगा। तो ये क्रोमियम का ऑक्सीजन क्या करता है? वाटर के हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब हुआ कि ये क्या है? ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो जो प्रोटॉन एक्सेप्टर्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। आई बात समझ में? इनको क्या कहा जाता है? जो प्रोटॉन के एक्सेप्टर्स होते हैं, ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं उनको बेस कहा जाता है। आई बात समझ में? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन अब आपके लिए बहुत आसान हो गया होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। इसमें जो डी पार्ट है V2O5 जाएगा 4 पे, डी जाएगा 4 पे। कैटलिस्ट इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जो V2O5 होता है वो H2SO4 बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
मतलब H2SO4 बनाने की प्रोसेस में V2O5 एज अ कैटलिस्ट काम करता है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हम सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। आई बात समझ में? एक चीज हम पहले ही क्लियर कर दें कि अब जो क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं वो सारे सारे क्रोमियम के एम्फोटेरिक ऑक्साइड पे बेस्ड होंगे। इसका मतलब Cr2O3 पे बेस्ड होंगे। तो स्क्रीन पे आपको पहला क्वेश्चन जो दिख रहा है वो जेईई एडवांस 2018 और 2024 में पूछा गया है। Cr2O3 पे बेस्ड है। कहा जा रहा है कि जब Cr2O3 को हम Na2CO3 के साथ फ्यूज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ए येलो कलर्ड कंपाउंड ऑफ X इज ऑब्टेन्ड। एक येलो कलर का कंपाउंड मिल रहा है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको मेरा पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। उसमें हम Cr2O3 का 3 रिएक्शन बताए हैं। Cr2O3 का सबसे पहले हम NaOH एक्वस से रिएक्शन बताए थे, दूसरा हम NaOH सॉलिड से रिएक्शन बताए थे, तीसरा हम बताए थे Na2CO3 के साथ रिएक्शन। आई बात समझ में? ये है एक्वस NaOH के साथ, इसको कहे थे हम मोल्टन फ्यूजन, मोल्टन एल्कली फ्यूजन रिएक्शन था, और ये रिएक्शन था ऑक्सीडेटिव फ्यूजन। आई बात समझ में? और ये था इंडस्ट्रियल मेथड था क्रोमियम के एक्सट्रैक्शन का। Cr2O3 का अगर हम Na2CO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इसकी कंप्लीट रिएक्शन होगी ये। आई बात समझ में? इसमें जो ये Na2CrO4 होता है ये येलो कलर का होता है। पहली बात तो ये हो गई। इसको क्रोम येलो भी कहा जाता है। जो स्कूल बसेस पेंट होती हैं वो इसी से पेंट होती हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर चुके हैं। अगर आप इस क्रोमियम Cr2O3 की तीनों रिएक्शंस के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये येलो कलर का होगा और यहाँ पे क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो होगा +6। यहाँ पे जो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो होगा +3। इसका मतलब क्रोमियम +3 से क्रोमियम +6 में चेंज हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्रोमियम का 3+ अपना 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है और किस में चेंज हुआ है? Na2CrO4 में। आई बात समझ में? तो इसका जो सबसे पहला स्टेटमेंट है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम चेंजेस फ्रॉम +3 टू +6, सही बात है, पहला स्टेटमेंट सही होगा। दूसरा है द प्रोसेस इन्वॉल्व्स द गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, गलत बात है क्योंकि लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन हुआ है। और तीसरा स्टेटमेंट है ऑन एसिडिफिकेशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ X, ये रहा X हमारा। अगर हम X का एसिडिफिकेशन कर दें, ध्यान से देखो, ये है क्रोमेट आयन, ठीक है। अगर हम यहाँ से सोडियम हटा दें तो बचेगा CrO4 2-। अगर हम इसका एसिडिफिकेशन करते हैं तो इसका जो ऑक्सीजन है वो H+ से रिएक्शन करता है, H+ से रिएक्शन करता है और क्या बनाएगा? ये बनाएगा डाइक्रोमेट, मानी कि Cr2O7 2-। आई बात समझ में? अगर हम इस वाले से इसमें जो डाइक्रोमेट बना इसमें हम बेस डाल देते हैं तो फिर से ये क्रोमेट आयन बन जाता है। ये रिएक्शन काफी ज्यादा pH सेंसिटिव होती है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। पिछले लेक्चर में इसकी बात कर चुके हैं। कहा जा रहा है ऑन एसिडिफिकेशन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ X द कलर चेंजेस फ्रॉम येलो टू ऑरेंज। हाँ, ये येलो कलर का होगा और जो डाइक्रोमेट होता है वो ऑरेंज कलर का होता है। ठीक, तो ये सेंटेंस भी सही है। तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट है A, C और D। आई बात समझ में? ज़्यादा इसके बारे में अगर आपको बहुत डिटेल में जानना है तो आपको लेक्चर देखना पड़ेगा। लेक्चर के टाइम स्टैम्प में जाके आप ये देख सकते हैं आसानी से। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें कहा जा रहा है इन थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट ए ग्रीन कलर्ड ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द क्रोमियम आयन इन दिस ऑक्साइड डैश Bm √15 की वैल्यू दी गई है। इसमें कहा जा रहा है कि अगर हम अमोनियम डाइक्रोमेट का थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं तो हमको एक ग्रीन कलर का कंपाउंड मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम Cr2O3 के बारे में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो वही ऑक्साइड ग्रीन कलर का होगा, लेकिन आपको इस ऑक्साइड का कलर याद रखना है कि जो Cr2O3 होता है वो ग्रीन कलर का होता है। अगर हम इसको बिना पढ़े भी सॉल्व करें, लेकिन इसके बारे में पढ़ाएंगे भी थोड़ी देर में, NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7 ये होता है अमोनियम डाइक्रोमेट। ठीक है, इसको हीट करने पे या फिर इसके थर्मल डिकम्पोजिशन पे हमको मिल रहा है Cr2O3। आई बात समझ में? ग्रीन कलर का कंपाउंड होता है ये। ठीक है, आगे कहा जा रहा है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, इसमें क्रोमियम जो होगा वो +3 स्टेट में होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा आर्गन 4s0 3d3। आई बात समझ में? अगर हम इसका इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसका अगर हम स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालें तो हो जाएगा n+2। n की वैल्यू हम रखेंगे 3 √3 3+2, ये होगा इसका आंसर। लेकिन हम इस रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये मेरी लिस्ट में था बट हम इसको भूल गए थे पढ़ाना, मिस हो गया था किसी तरीके से। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। अमोनियम डाइक्रोमेट के थर्मल डिकम्पोजिशन को केमिस्ट्री में 3 नाम से जाना जाता है। पहला नाम है इसका द वोल्केनो रिएक्शन। प्रिपरेशन ऑफ Cr2O3 भी कहा जाता है क्योंकि इसमें ग्रीन कलर का
क्रोमियम का सबसे स्टेबल ऑक्साइड बनता है। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट तो कहा ही जाता है इसको। तो होता क्या है, यहाँ पे अमोनियम डाइक्रोमेट है और यहाँ पे Cr2O3 है। इसमें 3 स्टेबल प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। N2 काफी स्टेबल होता है, H2 भी काफी स्टेबल प्रोडक्ट है और Cr2O3 तो स्टेबल होता ही है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। आई बात समझ में? तो एक अनस्टेबल रिएक्टेंट से काफी स्टेबल प्रोडक्ट मिल रहा है। इस वजह से क्या होता है, ये रिएक्शन काफी ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है। पहले भी हम बात कर चुके हैं इसके बारे में कि अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वाला कोई प्रोडक्ट मिल रहा है तो हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन पूरी केमिस्ट्री में कहीं पे भी होगा, स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो हमेशा एनर्जी रिलीज होगी। ये इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन भी होता है। इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स कैसे होता है, क्योंकि इसमें जो ये NH4 है इसमें नाइट्रोजन -3 स्टेट में होता है, -3 से N2 में चेंज हो रहा है। इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। आई में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि -3 से नाइट्रोजन -3 से जा रहा है 0 में। -3 से 0 का मतलब हुआ कि 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। आई बात समझ में? अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है। क्रोमियम का 6 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्रोमियम के 3 प्लस में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, इसलिए इसको इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन भी कहा जाता है। इतनी बात समझ में आई? अब देखो एक्सोथर्मिक होने की वजह से ये जो वाटर है, वाटर के वेपर में चेंज हो जाएगा। तो ये N2 गैसेज और H2O के वेपर इसी Cr2O3 के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। ये दोनों गैसेज इसी के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। ट्रैप होने की वजह से क्या होता है, ये काफी ज्यादा फ्लफी हो जाता है। ठीक है, फ्लफी होने की वजह से और एक्सोथर्मिक होने की वजह से ये Cr2O3 बहुत तेजी से फट जाता है, इसलिए इसको वोल्केनो रिएक्शन कहा जाता है। फटता क्यों है, क्योंकि गैसेज इनके अंदर ट्रैप रहती हैं और हीट ज्यादा रिलीज होने की वजह से ये गैसेज फैलती हैं। अगर गैस फैलेगी तो ये Cr2O3 फट जाता है। आई पसंद में? और हमको क्या मिलती है, हमको राख मिलती है, Cr2O3 की राख मिलती है। और उस राख का कलर क्या होगा, उस राख का कलर होता है ग्रीन। आई बात समझ में? तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई वोल्केनो रिएक्शन के बारे में। इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किए जो कि जेईई मेन 2023 में पूछा गया था। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये पूछा गया है नीट 2021 में। पूछा जा रहा है कि कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। बहुत आसान सवाल है, Cr2O3 एम्फोटेरिक होगा, ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन CUT 2023 में पूछा गया था, असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है असर्शन में Cr2O3 is used as a green pigment in the manufacture of glass and paints। सही बात है, ग्रीन पिगमेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। Cr2O3 रीजन इसका बोला जा रहा है कि Cr2O3 is a very stable oxide due to high lattice energy and stable T2G configuration of Cr3+। ये भी सही बात है। तो इसका असर्शन और रीजन दोनों सही है, लेकिन क्या जो रीजन दिया जा रहा है वो सही रीजन है? ऑफकोर्स सही रीजन है। सही रीजन क्यों है? ये ग्रीन पिगमेंट के तरीके से इसीलिए इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा स्टेबल है। अगर ये अनस्टेबल होता तो हम इसको ग्रीन पिगमेंट के तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। आई बात समझ में? और Cr2O3 को क्रोम ग्रीन कहा जाता है। अगर इसको हम पिगमेंट के तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो इसको क्रोम ग्रीन नाम दिया जाता है। आई बात समझ में? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगर शुरुआत से आप लोग मेरा लेक्चर देख रहे होंगे, हम इसके बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, बहुत बार एक्सप्लेन कर चुके हैं। जो लोग पिछला लेक्चर मेरा देखे होंगे उसमें हम इसके बारे में कई बार बात कर चुके हैं, कम से कम 10-20 बार तो बात हो ही चुकी होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन हो चुका, इसका ऑप्शन सही होगा ए। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा जो कि जेईई एडवांस 2015 और 2022 में पूछा गया है। इसमें कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच कराना है। कॉलम 1 में लिखा है ACr2O3 और कॉलम 2 में लिखा है P ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग अमोनियम डाइक्रोमेट। ऑब्वियस सी बात है, अमोनियम डाइक्रोमेट को अगर हम हीट करते हैं तो हमको Cr2O3 मिलेगा, ग्रीन कलर का पिगमेंट मिलता है। अभी हम थोड़ी देर पहले हम इसके रिएक्शन के बारे में पढ़े थे, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट या फिर प्रिपरेशन ऑफ Cr2O3। आई बात समझ में? तो ए जाएगा पी पे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन एक चीज और ध्यान से सुनो, ये जो ए है पी के अलावा ये क्यू पे भी जाएगा। ठीक, क्योंकि अगर एम्फोटेरिक ऑक्साइड है तो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करेगा, और अगर Cr2O3 बेस के साथ रिएक्शन करता है तो ये क्रोमाइड कॉम्प्लेक्स बनाएगा। Cr2O3 H2O और एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करके क्रोमाइड कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अगर हम इसको और ज्यादा हीट करते हैं तो इसका डिहाइड्रेशन होगा और ये बनाएगा NaCrO2 और ये ग्रीन कलर का सॉलिड होता है। ये बात भी ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया है, कभी न कभी मिल ही जाएगा। सही बात समझ में? अगर इस रिएक्शन का डिटेल मैकेनिज्म जानना है कि कैसे कैसे ये रिएक्शन होती है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो के टाइम स्टैम्प पे जाके देख सकते हैं रिएक्शन ऑफ
Cr2O3 विद एक्वस NaOH। ठीक है, वहां पे हम डिटेल में रिएक्शन के मैकेनिज्म समझाए हैं। तो ये Cr2O3 P और Q दोनों पे जाएगा, मतलब P और Q दोनों से मैच कराया जाएगा। अगर हम दूसरे कॉलम 1 के बी पार्ट की बात करें तो ये जो बी पार्ट है CrO3 ये जाएगा कॉलम 2 के R पे, बी जाएगा R पे। इसका मतलब हुआ अगर हम CrO3 को एल्कली और एयर के साथ रिएक्शन करवाएं तो ये क्या बनाएगा CrO4 2-। आई बात समझ में? मतलब CrO3 का अगर हम NaOH से रिएक्शन करवाएं, यहाँ पे हम रिएक्शन लिख दे रहे हैं एग्जैक्ट, और O2 तो ऑलरेडी रहेगी, यहाँ पे बनेगा Na2CrO4 प्लस H2O। आई बात समझ में? ये है क्रोमेट आयन, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, जो कि होता है येलो कलर का। ठीक है, ऑक्सीजन क्या करेगा अगर एयर की प्रेजेंस होगी, ये जो +3 है, एयर क्या करेगा इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है और ये चेंज हो जाएगा +6 पे। ठीक है, और जो ऑक्सीजन होगी वो चेंज हो जाएगी ऑक्सीजन के 2- में, और ये ऑक्सीजन का 2- किस में चेंज हो जाता है, फाइनली वाटर में चेंज हो जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? अगर इस रिएक्शन के बारे में भी डिटेल में जानना है कि रिएक्शन होती कैसे है, CrO3 का स्ट्रक्चर कैसे होता है, अगर आपको याद हो तो CrO3 का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर होता है। आई बात समझ में? तो ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर में होते हुए NaOH कैसे रिएक्शन करेगा और कैसे इन दोनों में कन्वर्ट होगा, डिटेल मैकेनिज्म हम प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं, टाइम स्टैम्प पे जाके आप देख सकते हैं। अगर हम डी की बात करें CrO2Cl2, इसको आ जाता है क्रोमाइल क्लोराइड। तो अभी तक हम CrO और Cr2O3 के सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। अब बचता है दो ऑक्साइड CrO2 और CrO3। इसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, अगर इन दोनों ऑक्साइड के बारे में आपको पढ़ना है तो हमारा प्रीवियस वीडियो देखिए, तभी इसके क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। एकदम क्लियर कट CUET, JEE एडवांस और नीट के क्वेश्चंस के बेस पे ही वो वीडियो डिजाइन किया गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।